कहानी की शुरुआत आधी रात से होती है। एक घायल आदमी जिसका नाम मैक था, शहर की गलियों में पुलिस से बचते हुए भाग रहा था। अचानक वह एक अंधेरी गली में गिर पड़ा और कड़वी हंसी हंसने लगा। यही अंत है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, उसने सोचा। लेकिन तभी उसका टपकता खून जमीन से उठकर हवा में तैरने लगा। छायाओं से एक रहस्यमयी हुडी पहने आदमी सामने आया। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं तुझे जिंदा रखूंगा अगर तू मुझे अपनी वफादारी देगा। मैक के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हामी भर दी। उस अनजान ने हाथ उठाया और अजीब ताकत से मैक को हवा में उठा लिया। अगले ही पल उसका शरीर चमकने लगा और वह दर्द से चीख उठा। जब पुलिस गली तक पहुंची, उन्हें सिर्फ दीवार पर बहता हुआ खून मिला। जल्द ही सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लोग डरावने राक्षसों के हाथों मरने लगे। आग के लपटों ने सब कुछ राख में बदल दिया और वो रहस्यमयी शख्स बस खामोशी से खड़ा तमाशा देखता रहा। तभी सच्चाई सामने आई। ये सब सिर्फ एक विजन था जो एक साधु चैन ने देखा था। उसने तुरंत अपना सामान समेटा और गुरु से कहा, मेरे पिता, जिन्हें नेक्रोमांसर कहा जाता है, पृथ्वी पर लौट आए हैं। मुझे उन्हें रोकना होगा। इस बीच दूर बैंकॉक में हम देखते हैं जैक को, जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहा था। लेकिन उसका ऑफिस बार बार कॉल कर रहा था। उसकी पत्नी प्रैंक ने डांटा, कभी तो परिवार पर ध्यान दो। जेक ने वादा किया कि अब वह पूरा ध्यान सिर्फ अपने परिवार को देगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी बेटी लू गायब थी। घबराकर जेक और प्रैंक पागलों की तरह ढूंढने लगे। आखिरकार उन्हें लू पुल पर मिली, जहां वह चैन से बात कर रही थी। उन्होंने लू को डांटा और चैन का शुक्रिया अदा किया। लेकिन चैन पहले से ही जेक को पहचानता था। उसने कहा, हमारा मिलना तय था। तुम उस समय पैदा हुए थे जब चांद खून सा लाल था। तुम हो कीपर ऑफ द गेट्स। तुम्हारे सामने भयानक कठिनाइयां होंगी और शायद तुम सब कुछ खो दोगे। जैक ने उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर दिया। बाद में मॉल में लू की आइसक्रीम उसकी टी शर्ट पर गिर गई तो प्रैंक उसे बाथरूम में साफ करने ले गई। उसी वक्त मैक मॉल में आया। वह एक आदमी से टकराया, उसे लॉलीपॉप पकड़ाया और अचानक बंदूक निकालकर उसे गोली मार देता है। पूरे मॉल में चीख पुकार मच जाती है। लोग भागते हैं, दुकानें टूटती हैं, गोलियां गूंजती हैं। मैक लगातार फायरिंग करता है, निर्दोष ग्राहकों और कर्मचारियों को मार डालता है। जैक भीड़ चीरकर अपने परिवार तक पहुंचता है। वह प्रैंक और लू को बाथरूम में छुपाता है और कहता है, यहीं रहो, मैं दूसरों को बचाता हूं। उसी समय ऑफिसर एरिड पुलिस टीम के साथ मॉल में दाखिल होता है। जैक घबराए लोगों को रास्ता दिखाता है। फिर उसका सामना होता है मैक से। मैक के हाथ में एक खूनी गुड़िया है। वह बच्चों जैसी आवाज में उससे बातें कर रहा है। जैक बंदूक तानता है, हथियार नीचे रखो अभी। लेकिन मैक सिर्फ मुस्कुराता है, मानो गोलियां उसे छू भी नहीं सकती। अचानक वह गोलियां बरसाने लगता है। जैक कूदकर छिपता है। इसी बीच एक छोटी बच्ची मदद के लिए रोती है। मैक उसकी भी जान ले लेता है। बाहर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मॉल को घेर लिया है। जैक हिम्मत जुटाता है। वह चिल्लाकर मैक को पागल कहता है, उसका ध्यान भटकाता है और मौके का फायदा उठाकर गोली चला देता है। मैक लड़खड़ाकर घुटनों पर गिरता है। ऑफिसर एरिड नजदीक आता है, लेकिन मैक अब भी मुस्कुरा रहा है। वह आखिरी बार कहता है, धन्यवाद मुझे मारने के लिए। मेरा काम पूरा हो गया, कीपर लौट आया है। अगले ही पल मैक का पूरा शरीर आग की लपटों में गिर जाता है। भयावह धमाका होता है। पूरा मॉल हिल उठता है। बाहर लोग देखते धुएं का गुबार आसमान में उठता है और धीरे धीरे वह बदल जाता है। एक विशाल दहाड़ते हुए खोपड़ी। आग शहर के हर कोने में फैल चुकी थी। प्रैंक लू को बाथरूम से खींचकर बाहर ले आई और दोनों भागने लगे। लेकिन ठीक सामने ही एक फायर ट्रक क्रैश हो चुका था और लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। यहां तक कि एक फायरमैन भी किसी आदमी को चाकू से मार रहा था। कोई और रास्ता न बचा तो प्रैंक और लू वापस मॉल के अंदर भाग गए। धीरे धीरे छुपते छुपाते वे हॉलवे से गुजरे। उन्होंने देखा एक आदमी किसी की खोपड़ी काउंटर पर बार बार पटक रहा था, जबकि फ्रंट डेस्क पर एक लाश पड़ी थी। तभी अचानक एक पागल आदमी कोने से झपट पड़ा। प्रैंक ने पास खड़ी एक मैनेकिन पकड़ ली और उसके प्लास्टिक के हाथ से उसका सिर फोड़ दिया। दोनों एस्केलेटर की ओर भागे, लेकिन और पागल लोग उनका पीछा करने लगे। प्रैंक ने लू को एस्केलेटर की साइड पर बिठा दिया और उसे फिसलाकर नीचे भेज दिया, जबकि वह खुद सीढ़ियों से दौड़ती हुई नीचे उतरी। रास्ते में मैनेकिन का हाथ लेकर हमलावरों से लड़ती रही। लू नीचे पहुंच गई, मगर एक आदमी ने उसे पकड़ लिया।
घबराई प्रैंक ने एक हमलावर को गिराया और दूसरे को मार डाला, अपनी बेटी को बचाया। दोनों भागते हुए एक दरवाजे तक पहुंचे। तभी एक बस चीखती हुई रुक गई। जैसे ही ड्राइवर उतरा, कोई उस पर टूट पड़ा। अफरा तफरी मच गई। प्रैंक अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन चारों ओर सिर्फ हिंसा, हथियार, आग और कार क्रैश थे। जान बचाते बचाते वे आखिरकार एक ग्रोसरी स्टोर में छुप गए। प्रैंक का फोन काम नहीं कर रहा था, इसलिए वह सावधानी से स्टोर के फोन की तरफ बढ़ी, काउंटर पर पड़ी लाश को नजरअंदाज करते हुए। लेकिन वह फोन भी मरा हुआ था। तभी एक डरावना आदमी स्टोर में दाखिल हुआ। उसने कुछ सामान गिराया और लाश को टटोलने लगा। चारों तरफ शक की नजर से देख रहा था, मानो महसूस करना चाहता हो कि कोई और भी यहां है। लू छुपी रही, शेल्फ के बीच से धीरे धीरे सरककर उसकी नजरों से बचती रही। लेकिन तभी बाहर की खिड़की से एक लाश आकर टकराई। डर के मारे लू से आवाज निकल गई। उस अजनबी ने उसे देख लिया। जैसे ही वह हमला करने वाला था, पीछे पीछे से प्रैंक आकर उस पर टूट पड़ी और उसे गिरा दिया। उधर जेक और एरिक को होश आया। वे हैरान थे कि इतने पास से धमाका झेल कर भी जिंदा कैसे। उन्होंने देखा चारों ओर कोई लाश नहीं थी। जेक ने एक आदमी को देखा, मगर पलक झपकते ही वह गायब हो गया। एरिक को पुराने खून के दाग मिले। आवाजें सुनकर वे आगे बढ़े। वहां एक औरत थी, हाथ में चाकू। उसने मुड़कर अपना भयावह चेहरा दिखाया और एरिक पर टूट पड़ी। उसने उसे मार डाला। जेक ने गोली चलाई, लेकिन असर नहीं हुआ। वह औरत उस पर भी टूट पड़ी। भयंकर लड़ाई छिड़ गई। जेक ने बड़ी ताकत से उसका सिर दीवार पर पटका और भाग निकला, लेकिन वह औरत तुरंत उठी और पीछे लग गई। अचानक उसके हाथ पांव लंबे हो गए और वह छत पर रेंगने लगी। जेक कोनों में छुपता रहा, मगर उसने पकड़ लिया। जेक ने फिर गोली चलाई, लेकिन कोई असर नहीं। वह औरत बार बार चाकू से वार करने लगी। जेक ने उसे धक्का दिया और भागा। वह बाथरूम में घुसा, मगर परिवार नहीं था। बाकी मॉल खंगालने पर देखा, सारा खाना सड़ चुका था। तभी वह औरत फिर उस पर टूटी। जेक ने कुर्सी उठाकर मारा, लेकिन उसने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। जेक ने आसपास लटके हुए तार पकड़े और उसे बांध दिया, फिर एक सजावटी चीज से कस दिया। उसने उस औरत पर कई वार किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वह उसे वहीं छोड़कर भाग गया। उधर फ्रैंक और लू स्टोर से निकलकर बस स्टेशन तक पहुंची, जहां लोग अब भी एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। दोनों ने छिप छिप कर निकलने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी ने रास्ता रोक लिया। मजबूर होकर वे बस के नीचे से रेंग कर बाहर निकल गई। तभी लू ने एक गाड़ी देखी, जिसमें कुछ सामान्य लोग बैठे थे और उन्हें बुला रहे थे। उसने सही मौके का इंतजार किया और फिर दौड़कर गाड़ी की ओर चली गई। ड्राइवर ने कहा कि बस चल सकती है, लेकिन चाबी बाहर गिर गई है और कोई उसे लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। बिना देर किए फ्रैंक भागी और चाबी उठा लाई, मगर लौटते ही दो पागल आदमी उसे खींचकर पीछे ले गए। लू ने रोते हुए अपनी मां का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ छूट गया। तभी एक पैसेंजर हिम्मत दिखाकर बाहर आया, दोनों आदमियों से लड़ा और फ्रैंक को बचा लिया। फ्रैंक अपनी बेटी के पास लौटी और ड्राइवर को चाबी थमा दी। बस आखिरकार चल पड़ी, लेकिन वह पैसेंजर उन पागलों के हाथों मारा गया जिनसे उसने फ्रैंक को बचाया था। बस दूर तक नहीं जा सकी, क्योंकि छोड़ी हुई गाड़ियां रास्ता रोक रही थी। मजबूरन फ्रैंक और लू पैदल चलने लगी। कुछ देर बाद वे अपने होटल पहुंची, लेकिन वहां भी हर तरफ लाशें बिखरी थीं। ऊपर जाकर देखा तो एक आदमी औरत से लड़ रहा था और फिर उनकी तरफ बढ़ने लगा। फ्रैंक ने एक ट्रॉली बैग को डाल की तरह इस्तेमाल किया और हमलावर को धक्का देकर गिरा दिया। कॉरिडोर के अंत में एक और आदमी दिखाई दिया। फ्रैंक ने एक बोतल उठाई और उसके सिर पर दे मारी। आखिरकार वह और लू अपने कमरे तक पहुंची और अंदर घुसकर चैन की सांस ली। खिड़की से बाहर देखा तो पूरा शहर आग में जल रहा था। फ्रैंक ने कमरे का फोन ट्राई किया, लेकिन वह भी बंद था। उधर जैक मॉल में अकेला घूम रहा था। उसने देखा कि सारी स्क्रीनिंग खराब हो चुकी है। अचानक उसने वही औरत देखी जो अभी भी जिंदा थी और उसे खोज रही थी। वह एक खून के तूफान जैसे पोर्टल के पास गई और उसके अंदर चली गई। जैक ने उसका पीछा करने का फैसला किया। अजीब पोर्टल ने उसे सीधे बस स्टेशन में गिरा दिया, जो अब पूरी तरह खाली था। जैक ने ऊपर देखा तो एक विशालकाय शैतान बिल्डिंग के ऊपर खड़ा उसे घूर रहा। वह क्रचर उसके पीछे पड़ गया, इतना ताकतवर कि जिस बस पर पैर रखता वह चकनाचूर हो जाती। जैक पूरी ताकत से शहर में भागा, जबकि शैतान इमारतें गिराता हुआ उसका पीछा कर रहा था। वह एक गाड़ी में घुस गया, छिपने की कोशिश की,
लेकिन पीछे गिरती इमारतों के कारण वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। अचानक एक दरवाजा खुला और चैन ने जैक को खींचकर अपने मंदिर में ले लिया। चैन ने बताया, तुम अभी एक दूसरी दुनिया में हो जिसे हिंड्रेंस कहते हैं। यह जगह स्वर्ग और नर्क के बीच है। यहां वे आत्माएं होती हैं जो अपना रास्ता भटक चुकी हैं। वह बोला, तुम गेटकीपर हो। जब तुमने मैक को अपने हाथों से मारा तो एक रस्म पूरी हो गई। मेरे पिता इस सब के पीछे हैं। उसने ही मैक को वो शक्तियां दी, और जब गेटकीपर यानी तुमने उसे खत्म किया तो शर्त पूरी हो गई कि नर्क के दरवाजे तभी खुलेंगे जब गेटकीपर किसी आत्मा को मार देगा। और अब डीमंस धरती पर इंसानों के शरीर पर कब्जा करने लगे हैं। चैन ने समझाया, हाँ, तुमने गेट खोल दिया है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास उसे बंद करने का मौका है।